जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का करंट अफेयर्स का डोज 10 मिनट रोज में। आज 27 सितंबर 2020 है, वार रविवार है। तो आज के फटाफट जो जितने भी हमारे करंट अफेयर्स हैं और उससे जुड़े जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको जल्दी से डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को तीसरी बार संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA की 75वीं बैठक को संबोधित किया। तो इस बार कोरोना महामारी के कारण जो ये बैठक है वर्चुअल की गई है। तो एक तो आपको याद रखना है, ये 75वीं बैठक थी संयुक्त राष्ट्र महासभा की और इसे प्रधानमंत्री ने तीसरी बार जो है संबोधित किया। अपनी 22 मिनट की स्पीच में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की अहमियत पर सवाल उठाए और साथ में कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां 18% से ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। सैकड़ों भाषा, बोलियां और पंथ जो हैं यहां पर रहते हैं। उन्होंने कहा कि भारत जल्दी ही कोरोना महामारी से उबरेगा और दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन उत्पादन करने वाला देश बनेगा। और उनके पूरे भाषण की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो थी वो थी, जब हम मजबूत थे तो सताया नहीं किसी को हमने, और जब हम मजबूर थे तो हम किसी पर बोझ नहीं बने। यानी कि भारत कोरोना महामारी के दौरान किसी देश पर बोझ नहीं बना, किसी से हमने सहायता नहीं मांगी। और भारत ने UNO में स्थायी सदस्य के रूप में जगह बनाने के लिए भी जो है उन्होंने मांग उठाई। इसके बाद थोड़ा सा मैं आप लोगों को UN जो है UNO के बारे में बात बता देता हूँ आपको। जो UNO है इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है। वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं। आधिकारिक भाषाएं अगर इसकी बात करें इस समय, ये कई बार पूछा जाता है, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश हैं। और इसके जो महासचिव हैं एंटोनियो गुतेरस हैं। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके ये बताना है कि एंटोनियो गुतेरस किस देश से संबंध रखते हैं। देखिए, इसके बाद थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, संयुक्त राष्ट्र महासभा UNO के 6 अंगों में से एक है। जैसे UNO के 6 अंग में एक संयुक्त राष्ट्र महासभा है, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, आप लोगों का इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। तो उनमें से एक है UN महासभा, जिसे हम विश्व की संसद या UN की संसद के नाम से जानते हैं। और इसका अधिवेशन हर साल सितंबर के महीने में होता है। हालांकि पहला अधिवेशन 10 जनवरी 1946 को हुआ था, जिसमें 51 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। आज 193 देश हैं। भारत को इस साल जून में UNO की 2 साल के लिए अस्थायी सदस्यता मिली है, आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे के साथ। आपको मैं बता दूं, UNO के अंदर 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। और 10 अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं जिनका कार्यकाल 2 साल के लिए होता है। और भारत इस बार जून के महीने में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। इससे पहले भारत 1950, 51, 67, 67, 72, 73, 77, 78, 84, 85, 91, 92 और 11, 12 के अंदर भी UNO का अस्थायी सदस्य चुना जा चुका है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। केरल ने गैर संचारी रोगों के नियंत्रण करने से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड को जीत लिया है। तो केरल के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। देखो, मैं सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ गैर संचारी रोग क्या होते हैं। गैर संचारी रोग मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, जो किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आने से नहीं फैलते हैं। और भारत में प्रमुख रूप से जो गैर संचारी रोग हैं वो कैंसर है, दिल का दौरा है, पुरानी सांस की बीमारी, मधुमेह, डायबिटीज है, किडनी फेल्योर वगैरह, ये सारे गैर संचारी रोग हैं। ठीक है। अब सतत विकास लक्ष्य क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो कुल 17 हैं। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो रखे गए हैं ये विश्व के लिए रखे गए हैं कि विश्व के सतत विकास के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, कि हमारी आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो भी इस धरती, इस पृथ्वी का जो है सुख भोग सकें। 17 हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, ये आपको याद रखना है। और इनकी तारीख जो है पूरा करने की 2030 है। ये विश्व भर के लिए हैं। और इनमें से एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है गैर संचारी रोगों पर नियंत्रित करना। और केरल ने इसके लिए बहुत अच्छा काम किया है। आप लोगों को पता होगा कि केरल ने कोविड-19 को जो है नियंत्रित करने में भी बहुत अच्छे प्रयास किए हैं। और इसका कारण यही रहा कि वहाँ पर गैर संचारी रोगों पर पहले से जो है नियंत्रण था। क्योंकि जो आपका कोविड-19 है, कोरोना है, वो उन लोगों पर ज़्यादा असर करता है जिनको पहले से कैंसर की बीमारी है, दिल के दौरे की बीमारी है, पुरानी सांस की बीमारी है। ठीक है। केरल सहित दुनिया के 7 स्वास्थ्य मंत्रालयों को ये पुरस्कार दिया गया है। आपको थोड़ा सा केरला के बारे में बता दें। केरला एक दक्षिणी भारतीय राज्य है और केरला जो है इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम।
आरिफ मोहम्मद खान वर्तमान में यहाँ के गवर्नर हैं, पिनारी विजयन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, और 20 यहाँ लोकसभा की सीटें हैं, 9 राज्यसभा की सीटें और 140 विधानसभा की सीटें हैं। आपको सभी राज्यों के गवर्नर, मुख्यमंत्री, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा की सीटें देखनी है तो ऊपर लिंक आई बटन में है, आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जीमैक्स 20 क्या है? जीमैक्स 20 भारत और जापान के बीच होने वाला एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है, ये अभ्यास 2012 में भारत और जापान के बीच में शुरू हुआ था, नौसैनिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, समुद्री आत्मरक्षा को बल देने के लिए। ठीक है, लास्ट जो जीमैक्स अभ्यास हुआ था 2018 के अंदर विशाखापट्टनम में हुआ था। ठीक है, और कोरोना महामारी के कारण इस बार जो अभ्यास रहेगा नॉन कॉन्टैक्ट एट सी ओनली फॉर्मेट पर रहेगा, यानी कि दोनों देशों के नौसैनिकों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होगा, जहाज़ों के द्वारा, हथियारों के द्वारा ही हम लोग जो है ये परीक्षण या ये अभ्यास करेंगे। इसके बाद आगे आते हैं। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने राजस्थान के माध्यमिक शहरों को विकसित करने के लिए $300 मिलियन लगभग 2200 करोड़ रुपए की ऋण को मंजूरी दे दी है। तो सबसे पहले तो हम माध्यमिक शहरों की परिभाषा आप लोगों को बता देते हैं। ऐसे शहर जिनकी आबादी 20,000 से 1 लाख के बीच में होती है उनको माध्यमिक शहर कहते हैं। और एडीबी जिसको एशियाई विकास बैंक के नाम से जानते हैं, 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। मनीला फिलीपींस के अंदर इसका मुख्यालय है। और एडीबी ने जो है राजस्थान को ये लोन दिया है, वहाँ के जो छोटे शहर हैं उनमें 5.7 लाख लोगों को जलापूर्ति सेवाओं में सुधार करने के लिए और 7.2 लाख लोग जो हैं वो स्वच्छता सेवाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। 14 शहरों को इसके लिए चुना जाएगा और इसका लक्ष्य खत्म करने का रखा गया है 2027। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। पश्चिमी भारतीय राज्य है राजस्थान हमारा, और राजस्थान जो है इसकी कैपिटल है बेटा जयपुर। इसके वर्तमान में गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, और अशोक गहलोत जी इसके चीफ मिनिस्टर हैं। 25 लोकसभा सीटें, 10 राज्यसभा सीटें और 200 विधानसभा सीटें हैं राजस्थान में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता पर मंत्री स्तरीय गोल मेज वार्ता 2020, मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल डायलॉग ऑन बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड 2020। ये जो सम्मेलन है इसकी अगुवाई इस बार की है चीन ने इसकी मेजबानी की है। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने हिस्सा लिया। हमारे पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने भारत को प्रतिनिधित्व जो किया वो प्रकाश जावड़ेकर जी ने किया, और इसका उद्देश्य था जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास पर विचारों को आदान प्रदान करना। और इसकी जो इस बार थीम थी बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT ने फेसलेस इनकम टैक्स अपील की शुरुआत की है। देखिए CBDT जो है वो आयकर विभाग और जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, वित्त मंत्रालय, उनके साथ मिलकर काम करता है, और जो हमारे इनकम टैक्स है उसके ऊपर लॉ यानी कि कानून बनाने का काम करता है CBDT। और अगर कोई इनकम टैक्स वगैरह नहीं भरता है या जो है लॉज का, कानूनों का उल्लंघन करता है, तो उनके ऊपर जो भी टैक्स वगैरह इम्पोज करने का काम भी वो CBDT का है। देखो CBDT ने जो अभी ये योजना बनाई है, इसमें एक तो ई एलोकेशन, ई कम्युनिकेशन, ई वेरिफिकेशन, ई इंक्वायरी, ई हियरिंग होगी, यानी कि फेसलेस सारे काम होंगे, और आप लोगों के बीच में, वकीलों के बीच में और आयकर विभाग के बीच में कोई भी शारीरिक संपर्क नहीं होगा कोरोना महामारी को देखते हुए। ठीक है जी। और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर विभाग की नीति निर्माण के लिए एक नोडल एजेंसी है। मैंने आपको पहले बताया ये आयकर के लिए नीति निर्माण करता है, लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, और ये एक संवैधानिक संस्था है और इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया, ये एक संस्था है एशियाई देशों की, और इसके अंदर जो है वर्तमान में अगर बात करें 27 देश हैं, और 14 सितंबर 1999 को इसकी स्थापना हुई थी। एशियाई देशों के बीच में व्यापारिक आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया, जैसे आपका शार्क है, आसियान है आपका, वैसे ये भी एक संगठन है। ठीक है जी। अब इसकी वर्चुअल बैठक का आयोजन हुआ जिसमें हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने भारत की तरफ से हिस्सा लिया। हमारे विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर S जयशंकर।
ठीक है। अब इस बैठक में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात रही वो ये रही कि CICA की जो अध्यक्षता है वो इस बार चेंज की गई है। ठीक है, इसको तजाकिस्तान से कजाकिस्तान को स्थानांतरित कर दिया है। पहले इसका अध्यक्ष तजाकिस्तान था, अब कौन बन गया है? कजाकिस्तान बन गया। और भारत जब इसका गठन हुआ था 1999 में CICA का, तब से ही CICA का भारत क्या है? मेंबर है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने हाल ही में एक नवीन चुनौती शुरू की है जिसका नाम है कृतज्ञ। और कृतज्ञ की जो फुल फॉर्म है वो है कृषि तकनीक ज्ञान। देखो, कृतज्ञ मतलब कृषि तकनीक ज्ञान। हैकाथन की यहाँ पर शुरुआत की। अब ये क्या है कृषि तकनीकी ज्ञान? ये एक पहल शुरू की है हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने। ठीक है, आप प्रतियोगिता कह सकते हैं हैकाथन को, और इसमें 5 लाख का इनाम भी रखा है। और ये खुली प्रतियोगिता है जिसमें आप लोगों को कृषि के लिए जो मशीनीकरण को विशेष रूप से ध्यान रखना है, मशीनें या उपकरण की जो है टेक्नोलॉजी तैयार करनी है, और ये उपकरण खास तौर पर महिलाओं के अनुकूल होने चाहिए। तो ये एक खुली प्रतियोगिता है, कोई भी इसमें भाग ले सकता है, और इसमें आपको कृषि उपकरण विकसित करके उनके आइडियाज़ जो हैं वो आपको ICAR को देने हैं, और ये उपकरण खास तौर पर ऐसे होने चाहिए जो महिला कृषक हैं वो इनको यूज कर सके। तो ये है कृतज्ञ। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 26 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार पूर्ण उन्मूलन दिवस। देखिए, 26 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार पूर्ण उन्मूलन दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? वैश्विक समुदाय द्वारा परमाणु हथियार निशस्त्रीकरण के प्रति वचनबद्धता दर्शाना। इसकी शुरुआत 2013 के अंदर संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुई थी। ठीक है, और 29 अगस्त को जो है हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण निषेध दिवस। ये ध्यान रखना है, दोनों में अंतर है। 26 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार पूर्ण उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, और 29 अगस्त को हम अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पानी और स्वास्थ्य सेवाओं पर पहुंच में सुधार करने के लिए बांग्लादेश के लिए $200 मिलियन की ऋण की मंजूरी कर दी है। तो बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है। अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है बेटा ढाका। ठीक है, टका यहाँ की मुद्रा है, और शेख हसीना जो हैं यहाँ की इस समय प्रधानमंत्री है। शेख हसीना जी, हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश। ठीक है, अब यह परियोजना 6 मिलियन से अधिक जो बांग्लादेशी ग्रामीण लोग हैं उनकी स्वच्छता सेवाओं को प्रदान करेगी। विश्व बैंक ने ये जो परियोजना है बीमारियों को रोकने में भी बांग्लादेश में जो है असर करेगी, उसके लिए भी किया है। और यह परियोजना सार्वजनिक स्थानों पर 2500 से ज़्यादा हैंड वॉशिंग स्टेशन भी लगाने के लिए मंजूर की है विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने। थोड़ा सा आप लोगों को वर्ल्ड बैंक के बारे में बता दिया जाए। देखिए, वर्ल्ड बैंक जो है एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था है, जो कि अल्प विकसित देशों को, विकासशील देशों को और अल्प विकसित देशों को वित्त पोषण करती है, यानी कि फाइनेंशियल एड देती है। और इसकी स्थापना इसी काम के लिए जुलाई 1944 में हुई थी, आज से 76 साल पहले। इसका जो मोटो है, कई बार पूछा जाता है, वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री फ्रॉम पॉवर्टी, यानी कि गरीबी मुक्त दुनिया के लिए काम करना। वॉशिंगटन DC इसका हेडक्वार्टर है। 189 सदस्य देश हैं। डेविड मालपास इसके प्रेसिडेंट है। इसके प्रेसिडेंट कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, डेविड मालपास। और MD और CFO यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो है इसकी अंशुला कांत है। अंशुला कांत जी भारत से बिलोंग करती हैं। तो ये हमारा आप लोगों को मैंने बताया वर्ल्ड बैंक के बारे में। 26 सितंबर को एक और दिन मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। देखिए, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर को, और 5 जून को जो हमारा मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस बार जो ये विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, इसकी जो थीम थी वो थी एनवायरमेंटल हेल्थ, ए की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिजीज पेंडेमिक प्रिवेंशन। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 2011 से मनाया जा रहा है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ के द्वारा, और पहला जो है ये मनाया गया था इंडोनेशिया में। पर्यावरण के लिए लोगों में जागरूकता के लिए यह दिवस मनाया जाता है।
तो आज के ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत अच्छे ये साबित होंगे, बेनिफिशियल होंगे एग्जाम्स के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ यार शेयर कर दो। आप लोगों के लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 10 से 12 मिनट के लिए मैं लेकर आऊँगा, ताकि पूरे दिन आप जो है करंट अफेयर्स से तरोताज़ा रहें, लबालब रहें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।